हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कांग्रेस की स्थापना पे बात करेंगे। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, जो आज़ादी की लड़ाई रही, उसमें एक अहम भूमिका कांग्रेस निभाती है। और आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी हम कहानी देखेंगे कि वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती नज़र आएगी। तो कांग्रेस को हम लगातार हर क्लास में डिस्कस करते ही रहेंगे। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उसी के दृष्टिकोण के हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, इसके स्थापना से प्रश्न आते हैं, आपका चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, विधिवत और ऑब्जेक्टिव में भी बनता रहता है। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे। और इसके काउंटर में भारत के राष्ट्रवादी नेता जो है वो एक तड़ित चालक सिद्धांत भी देते हैं। तड़ित चालक की संकल्पना जो है वो देते हैं, तो उसको भी साथ में हम डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन जो है हर साल होते रहते थे, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, उनसे जो है हमारे परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, अधिवेशन कहाँ हुआ और अध्यक्ष कौन थे उसके, या फिर कोई प्रमुख अगर कार्य हुआ है तो उसके संबंध में जो है प्रश्न बनते हैं। तो अधिवेशन पे हम चर्चा करेंगे एक अलग क्लास में, अधिवेशन की एक क्लास भी होगी। बाकी जब हम राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे हर एक क्लास में, तो वहाँ पर अधिवेशन साथ में चलते रहेंगे, उनको हम साथ में जोड़ते रहेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल डिस्कस भी हो जाएगा और एक अलग से क्लास लेके हम प्रमुख अधिवेशन, अध्यक्ष और उसमें क्या कार्य हुए उनको डिस्कस कर लेंगे। तो एक क्लास तो हम इसका करेंगे। आज की क्लास में हम स्थापना पे बात करेंगे, स्थापना कैसे हुई, क्या क्या उसमें से हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ें बनेंगी। और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पे हम एक अलग क्लास करेंगे, क्योंकि ये एक विश्लेषणात्मक क्लास है। इसमें हम जो है विश्लेषण करेंगे कि ये सेफ्टी वाल्व के प्रिंसिपल क्या है। इस पे आपको मेंस में क्वेश्चन दिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वाल्व के जो सिद्धांत हैं उसका मूल्यांकन कीजिए, यानी आपको इसमें परखना है कि कहाँ तक इसकी सत्यता है। तो मैं समझता हूँ कि 3 क्लासेस ये रहेंगी। आज हम स्थापना पे बात करते हैं। तो चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो कौन से कारण आप देंगे, क्योंकि हर एक घटना के पीछे कुछ कारण रहते हैं। तो कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, अगर आप इस पे विचार कर लेंगे तो कारण आपको मैं सब पढ़ा चुका हूं पीछे। कांग्रेस परिणाम है किस चीज़ का, राष्ट्रवाद का परिणाम है। जब राष्ट्रवाद भारत में बहुत तीव्र होता चला गया, राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी विचारधारा भारत में बढ़ती चली गई, तो उनको एक बड़े संगठन की जरूरत हुई जो अखिल भारतीय स्तर पे पूरे भारत में इस संघर्ष का नेतृत्व कर सके। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का ही परिणाम थी। तो फिर सीधी सी बात है कि राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले जो भी तत्व हमने पढ़े थे, जो भी कारक हमने पढ़े थे राष्ट्रवाद के चैप्टर में, वो सभी कारक क्या हैं, वो सब कांग्रेस की स्थापना के पीछे कारक हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारक हैं, कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारत उस समय क्या है, भारत उपनिवेश है। यहां पर भारत उपनिवेश स्थिति में है, ब्रिटिश सत्ता कायम है, अंग्रेजों का शासन है। और यहाँ पर शोषण की हम सारी नीतियों पर डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से धन बाहर ले जाया जा रहा था और यहाँ पर अनेकों अनेक कर लगा करके भारत की जनता का आर्थिक शोषण किया जा रहा था, नीतियों में भेदभाव किया जा रहा था, प्रशासन और शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी और भेदभाव हर एक स्तर पर विद्यमान है। इससे क्या है, इस उपनिवेश से रिजल्ट क्या है, इससे भारतीय जनता असंतुष्ट है। भारतीय जनता जो है वो असंतुष्ट है। बिल्कुल इसी तरह आप जो है नोट कर लेंगे अपने नोट्स में
क्योंकि जब आपको कभी मेंस में आंसर लिखने को दिया जाता है तो उसको आप एक फ्लो में नहीं बांध पाते हैं और इसीलिए नंबर कम आते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें मालूम है लेकिन उनको अरेंज करना भी आना चाहिए। तो भारत उपनिवेशिक स्थिति में है और आप जानते हैं उपनिवेश के क्या दुष्परिणाम थे, पीछे क्लास इसकी हो चुकी है। तो इसलिए क्या आया है कि भारतीय जनता असंतुष्ट है और इसकी वजह से क्या है, भारत में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ये बात की जा रही है स्थापना 1885 के आसपास की बात की जा रही है। 1885 आते आते भारत में राष्ट्रवाद की हवा तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा वैसे वैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग यानी नेता बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है, भारत में राष्ट्रवादी नेता बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवादी नेता बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें भारत में चल रही हैं, एक तरफ भारत की तरफ से, दूसरा इसमें क्या अंग्रेजों की तरफ से अब कुछ परिवर्तन हुआ है, तो कोई परिवर्तन नहीं है। यानी अंग्रेजी सत्ता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। अंग्रेजी सत्ता के व्यवहार में कोई परिवर्तन है नहीं। आप देखते हैं इस समय के दौरान आप देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा और समाचार जो पत्र थे भारतीय भाषाओं में उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया और उसमें भारतीय जजों को जब मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया तो उसका अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया, वहां पे विवाद उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यानी भारत की जनता के साथ खुला पक्षपात किया जा रहा था। ये सब तुरंत की तत्कालिक घटनाएं हैं। आर्म्स एक्ट लाया गया, यहां पर भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस और इस तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मानते हैं लाइसेंस रखना कोई एक गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन यहां पर भेदभाव दिखाई पड़ता है। अंग्रेजों के साथ वैसा नहीं है, भारतीयों के ऊपर लाइसेंस लादा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब चीजें असंतुष्टि को बढ़ा रही थी, लोग जो है और ज्यादा असंतुष्ट हो रहे थे। और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से भारत में क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी नेता संगठन बना रहे थे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी जो नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं और महादेव गोविंद रनाडे हैं या और भी बहुत से नेता आपने पीछे पढ़े थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बंगाल, बंबई, मद्रास के क्षेत्रों में अनेक संगठन बनते जा रहे थे। किसके खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। लेकिन ये जो संगठन थे ये काम तो कर रहे थे, इनकी जो है क्या है, इनका कार्य क्षेत्र क्या था, सीमित था, अपने क्षेत्र तक सीमित था। पार्टियां तो बहुत बन रही थी, आपने पढ़ा था बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा आपने पढ़ी, महाजन सभा पढ़ी, बहुत से आपने पढ़े पिछली क्लास में। वो सभी जो क्षेत्रीय स्तर पे बनते जा रहे थे, लेकिन उनका अपने अपने क्षेत्रों में विस्तार था और अगर वहां का कोई मुद्दा होता था तो उसे वो आंदोलन का रूप देने का प्रयास जरूर करते थे, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जैसे 1857 में हमने देखी थी। 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई थी? 1857 की क्रांति इसलिए असफल हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे वो अपने अपने क्षेत्र में बटे हुए थे, इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, कोई एक राष्ट्रीय दल नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ भी क्षेत्रीय स्तर पे अनेक पार्टियां हैं और इस चीज से एक आवश्यकता ने जन्म लिया
कि अखिल भारतीय स्तर पर एक पार्टी, एक संस्था, एक दल होना चाहिए। तो यहां पर अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता है। अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता थी। अब ये तो भारत की तरफ से आपने सिचुएशन देखी। अब इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं कि ऐसी एक संस्था अंग्रेज भी चाहते थे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या अंग्रेज भी भारत के लिए कोई एक ऐसी संस्था बनाना चाह रहे थे? तो अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि अंग्रेज भी चाह रहे थे कि हाँ, ऐसी एक भारतीयों की कोई पार्टी हो जाए जो पूरे देश का नेतृत्व करे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे संगठन थे, इनसे अंग्रेज भी बहुत परेशान हैं। मान लीजिए अगर आप एक देश का संचालन कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में अलग अलग विवादित मुद्दे हैं, आंदोलन चल रहे हैं और आपको उनको संतुलित करना है यानी निपटाना है, तो आपको बहुत से लोगों से इनपुट लेना पड़ता है कि बिहार में उनसे बात करनी है, बंगाल में उनसे बात करनी है, उत्तर प्रदेश में इनसे बात करनी है, इनका ये मामला है, उनका वो मामला है, तमिलनाडु में वो मामला है, तो आप उसका निराकरण एक कायदे से नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेज भी चाहते थे कि ये जो आक्रोश भारतीयों का फैल रहा है, इसको एक मंच पे अगर ले आया जाए, यानी भारत की एक अखिल भारतीय पार्टी हो जाए और उस पार्टी के माध्यम से अगर भारत के लोगों की कोई समस्या है, कोई आक्रोश है, तो वह एक जगह पर आ जाए, यानी वो सब निकाल के एक नेता से मुझे बात करनी पड़े जो अध्यक्ष हो और वो हमें बता दे कि ऐसी ऐसी समस्या है, फिर हम उसमें अपने तरीके से जो कुछ करना है वो करें और वो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को समझाए। तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जब सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक संस्था की आवश्यकता है, लेकिन इस समय समस्या क्या है, इसमें क्या समस्या थी? ये बहुत सारे तो नेता यहाँ पे आपने देखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, मेहता जी, बहुत से लोग आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करने के योग्य नेता उस समय क्षेत्रीय दलों में ये एक संस्था के निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक यहां पर दुविधा की स्थिति थी कि भारतीय लोगों को दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। जैसे ही देखते थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में आपने देखा कि अगर अखबार भी कोई सत्ता के खिलाफ कोई कड़े शब्दों में निकालने की कोशिश करता था तो उस अखबार को भी बंद करने का पूरा प्रयास अंग्रेज कर रहे थे। यानी कोई भी अगर सर उठाता था तो सर को कुचल देने की कोशिश अंग्रेज करते थे। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ी पार्टी बनाएंगे और भारतीय लोग और कोई मुद्दा उठाएंगे अखिल भारतीय स्तर पे, तो निश्चित तौर से उनको अंग्रेजों के एक दमन के कुचक्र का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कई बार देख चुके थे, क्षेत्रीय पार्टियां भी देख रही थी, क्षेत्रीय संगठन भी देख रहे थे और ये कई बार आंदोलनों के दौरान भारतीय देख चुके थे, समझ चुके थे। तो इनको भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ढाल का काम कर सके। यानी इधर ब्रिटिश बैठे हैं, इधर इंडियन बैठे हैं। ब्रिटिश भी चाह रहे हैं कि हम एक कोई ऐसा व्यक्ति बना लें जो इसके मसले को हम तक पहुंचाए, और इंडियन भी चाहते हैं कि ढाल के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए जो ब्रिटिश के कोप को रोक सके। नई नई पार्टी बनेगी और नया नया संगठन बनेगा तो उसको तुरंत ही किसी सरकारी दमन का शिकार न होना पड़े, इसीलिए उनको भी एक तलाश थी। और ऐसे में एक व्यक्ति सामने आए जो थोड़ा बहुत भारतीय लोगों के प्रति संवेदना भी रखते थे और अंग्रेजों के खेमे से थे, यानी वो अंग्रेजी सेवक थे, अंग्रेज थे और उन्हीं के लिए सेवा कर रहे थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, और दोनों ही लोगों ने उन पे भरोसा किया। यानी A.O. ह्यूम पर भारतीयों ने भी भरोसा किया। किस लिए भारतीयों ने भरोसा किया? कि ये वो व्यक्ति हैं जो हमको सरकार के कोप से बचाएंगे, यानी ढाल का काम करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के आदमी हैं, तो चीजों को सिस्टमेटिक रखेंगे, सरकार हमारे ऊपर कोई दमन नहीं कर पाएगी। और ब्रिटिशर्स के लिए वो व्यक्ति ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि ये हमारा ही आदमी है और हम जैसे चाहेंगे कांग्रेस को कंट्रोल कर लेंगे अपने हिसाब से। यानी वो व्यक्ति दोनों के बीच में मीडिएटर बनकर के सामने आ गया और दोनों ही पक्ष
अपना अपना स्वार्थ उसमें देख रहे थे। तो इसमें हम सेफ्टी वॉल्व का प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ स्थापना की आज बात करेंगे। तो इतना आपने नोट कर लिया कि क्या रीजन है क्यों कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति यहाँ पर सबके दिमाग में आ गया है, ब्रिटिशर्स के दिमाग में भी आ गया है और इंडियंस भी चाह रहे हैं एक ढाल के रूप में एक व्यक्ति को। तो अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। कांग्रेस की स्थापना, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो आपके प्री एग्जाम में भी काम आएंगी और मेंस एग्जाम के लिए तो निश्चित तौर से लिखने के लिए है ही। संस्थापक कौन है इसके, जो मेन बिंदु हैं उनको नोट कर लें एक जगह पे, फिर हम इसकी पूरी स्टोरी डिस्कस करते हैं। संस्थापक हैं इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी इनको A.O. ह्यूम कहा जाता है शार्ट में। ये संस्थापक हैं। कब हुई स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई, ये डेट है। स्थान क्या था, कहाँ पे इसकी स्थापना मानी गई, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो वो था बंबई में। बंबई के ग्वालिया टैंक नामक स्थान पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये विद्यालय है जहां पर पहला अधिवेशन हुआ, संस्कृत विद्यालय, यहीं पर इसकी स्थापना मानी जाती है। अभी डिस्कस करेंगे, हालांकि इसके पहले ही स्थापना इसकी हो गई थी। ये पहला अधिवेशन है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में इसका अधिवेशन होता है। और यहाँ पर जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, हर एक अधिवेशन में इनके अलग अलग अध्यक्ष होते थे। तो यहाँ पे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं पहले अधिवेशन के, और सचिव बनाए गए जो संस्थापक हैं यानी A.O. ह्यूम। अब इनको आगे हम शार्ट में ही लिखेंगे A.O. ह्यूम, इनको सचिव बनाया गया 1885 में। अब ये तो हो गई एक इसकी समरी। और यहाँ पर जो संस्थापक सदस्य हैं, यानी यहाँ पर जो पहले सदस्य इसमें शामिल हुए, प्राथमिक सदस्य इसके कौन कौन हैं, वो 72 सदस्य इसमें आते हैं। पहले मीटिंग में सिर्फ 72 लोगों ने मिल करके इस संस्था की स्थापना की है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि एक छोटी सी संस्था, सिर्फ 72 लोग और एक बड़ा सिस्टम, एक अंग्रेजों की इतनी बड़ी सत्ता से टकराने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर A.O. ह्यूम की भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि इनको एक ढाल के रूप में रखा गया होगा। कि ये 72 जो सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से आए थे। बंबई में इसकी स्थापना हो रही है, तो बंबई जो प्रेसिडेंसी है वहीं से सर्वाधिक थे। बंबई प्रेसिडेंसी से सबसे ज्यादा 38 सदस्य ये सर्वाधिक हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा कि सर्वाधिक सदस्य कहाँ थे, कहाँ से थे। तो 72 में से 38 बंबई से थे। और इसके बाद जो सेकंड पे है वो है मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश अवध के क्षेत्र से 7 और बंगाल और पंजाब से 3 लोग, बंगाल से 3, पंजाब से 3, टोटल 72 कैंडिडेट यहां पर हो जाते हैं। और इस समय जो है गवर्नर कौन है, वायसराय कौन है, तो इसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन हैं। उन्हीं के कार्यकाल के समय में जो है स्थापना कांग्रेस की हो रही है। तो A.O. ह्यूम, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। A.O.
ह्यूम, एक फ्लो चार्ट में इसको हम लिख लेंगे। ये कौन है? ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं, स्कॉटलैंड के निवासी हैं। भारत में क्या कर रहे हैं? सेवानिवृत्त सिविल सेवक, भारत में ये थे सेवा में। इन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इनकी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करके इन्होंने कुछ कहा, छात्रों को संबोधित किया। और उनको जो है कहा कि ये जो छात्र हैं ये पृथ्वी के लवण हैं। यानी इनको छात्रों को क्या कहा? जो स्नातक छात्र हैं, इन्होंने सभी स्नातकों को क्या संज्ञा दी? इन्होंने कहा कि जो स्नातक हैं वो साल्ट ऑफ द अर्थ हैं, साल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नमक हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनके बगैर जो है काम ही नहीं चल सकता है। यानी एक प्रकार से इन्होंने प्रेरित किया, लोगों को जागृत होने का संदेश दिया। और इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संस्था बनाने की अपील की। इन्होंने अखिल भारतीय संस्था बनाने की अपील की। इसके पहले भी ए.ओ. ह्यूम जो है वो कई प्रकार से भारत के लोगों को प्रेरित किया करते थे। हम देखेंगे जब हम अभी चर्चा करेंगे कि ए.ओ. ह्यूम को ही क्यों चुना गया था, आखिर इनमें क्या खास बातें थी, भारतीय प्रेम इनमें कैसे दिखाई पड़ता है, तो हम वहां पर देखेंगे। कई प्रकार से कई पत्र वगैरह निकालते थे और अंग्रेजों को अक्सर ये भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए लिखा करते थे। यानी कुछ न कुछ भारतीयों के प्रति प्रेम इनके मन में था। तो अखिल भारतीय संस्था बनाने की अपील इन्होंने की। ये 1883 में हुआ। 1883 में ही अपने रिटायरमेंट के बाद ये काम इन्होंने शुरू किया। 1884 में क्या हुआ? इसी का परिणाम ये हुआ कि एक संस्था बनी। 1884 में एक संस्था की स्थापना हुई, इन्होंने ही किया संस्था की स्थापना। और उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन संघ। इसको आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस नाम से 1883 में इन्होंने एक संस्था स्थापित की और फिर तमाम लोगों को इसको सूचना दी। जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे उनको इसकी सूचना दी कि ऐसी ऐसी एक जो है संस्था मैं बना रहा हूं और आप लोग इसमें आइए, शामिल होइए। बहुत से लोग उसमें पहले से ही हैं, मिले हैं इसके साथ में कि इस तरह की स्थापना की जा रही है। और इसका एक जो है विज्ञापन निकला, एक जो है इसमें प्रकाशित किया गया। तो 5 दिसंबर 1885 को मद्रास से हिंदू पेपर निकलता था, हिंदू पत्र में संस्था की स्थापना का समाचार निकला गया, समाचार प्रकाशित हुआ। पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संबंधी समाचार सबसे पहले कहाँ निकला था? तो ये स्थापना से पहले ही 5 दिसंबर को निकाला गया कि इस प्रकार की एक अखिल भारतीय संस्था बनाई जानी है। लोगों से अपील की गई इसमें कि लोग आए, इसमें शामिल हों और इस संस्था की स्थापना की जाए। तो स्थान चुना गया। देखिए ये दिसंबर आ गया है, 28 दिसंबर को स्थापना होनी है, 28 दिसंबर डेट है इसकी।
5 दिसंबर को ये विज्ञापन हो गया कि ऐसी ऐसी संस्था की स्थापना होनी है सभी सम्मिलित होने के लिए, और इसमें स्थान चुना गया पूना। भाई सभी लोगों ने सोचा कि एक स्थान चुना जाए और पहला अधिवेशन जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन का किया जाएगा पूना में, और वहां पर इसका उद्घाटन करेंगे, यानी देश के सामने ये चीज ओपन की जाएगी कि ऐसी एक संस्था है और उसमें कार्य प्रथम अधिवेशन में शुरू किया जाएगा। तो प्रथम अधिवेशन के लिए स्थान कौन सा चुना गया? प्रथम अधिवेशन, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन के लिए स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी इसका नाम कांग्रेस हो जाएगा, लेकिन इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, सिर्फ अभी नाम उसका पहले अधिवेशन में ही चेंज हो जाएगा। तो इसका पहला अधिवेशन का स्थान पूना चुना गया, लेकिन वहां प्लेग फैल गया। अधिवेशन होने से पहले ही वहां पर प्लेग की समस्या थी, लेकिन वहां प्लेग की समस्या की वजह से, प्लेग एक बीमारी है, चूहों से फैलती है, प्लेग की समस्या के कारण बंबई को चुना गया, यानी बंबई दूसरा ऑप्शन था। यही स्थान आ गया ये, जहां पे स्थापना हुई ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। तो ये जो है वहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए इस संस्था के लिए, और यहीं पर जो है पहला अधिवेशन यहां पर किया गया। तो प्रथम अधिवेशन जो है कहां पे हुआ? बंबई में। प्रथम अधिवेशन बंबई कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। बाकी जानकारी आपको इधर सब हमने दे दी कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, और इसमें 72 लोग सम्मिलित हुए जो अलग अलग जगहों से आए थे, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। क्रम पूछा जाता है, सर्वाधिक कहाँ से आए थे ये भी पूछा जाता है। और देखिए अभी यहाँ बंगाल जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी नेताओं से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ 3 सदस्य वहाँ से आए, इसीलिए अगला टारगेट कलकत्ता ही रखेंगे कि सेकेंड अधिवेशन हम कलकत्ता में करेंगे चल के, क्योंकि कलकत्ता का भी बहुत कम इसमें योगदान है। तो प्रथम अधिवेशन यहाँ पे हो गया, और प्रथम अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी शामिल हुए, और इन्होंने एक सलाह दी कि इसका संघ हटा करके यहाँ पर कांग्रेस रख दिया जाए। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। कांग्रेस का मतलब होता है जनता की सभा, लोगों का समूह, सभा। तो इस तरह से स्थापना तो हो गई। अब इस स्थापना में 2 चीजें सेट की गई। देखिए अभी यहां पर आपको दिखाई पड़ता है, शुरुआत में जब कांग्रेस की आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग इसके ऊपर बहुत से आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ऐसी थी, कांग्रेस अंग्रेजों से भीख मांगती थी। ऐसा लोगों ने कहा कि ये अपने अधिकार मांगने का तरीका इनका ऐसा है कि जैसे कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, याचना करते हैं, दीन हैं, दुखी हैं, इनके अंदर कोई पौरुष नाम की चीज नहीं है। ऐसे कांग्रेस के ऊपर शुरुआत में आरोप लगे, और शुरुआत में नरम दल इसमें हावी था, जो नेता थे सब नरम दल के थे। बाद में आप देखते हैं इसमें गरम दल यानी गरम दिमाग वाले लोग आ गए, लाल बाल पाल आ गए इसमें लाल। तो वो सब लोग क्या हैं? वो सब लोग कहने लगे कि अंग्रेजों से ऐसे याचना करने से चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें छीनना पड़ेगा। तो गरम दल बन गया। फिर आप देखेंगे जाकर के कि नरम दल और गरम दल के बीच लड़ाई हो गई, यानी विभाजन हो गया जाके 1907 में। तो शुरुआत में जो यहाँ पर लीडर जुड़े इस कांग्रेस से, वो सभी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में थे। और ये जो ह्यूम हैं वो चाहते थे कि ब्रिटिश से हमारा मेल, यानी भारत के लोगों का और अंग्रेजों का मेल बना रहे, जो भी अधिकार हैं वो तरीके से मांगे जाएं, यानी अपनी बात तो रखी जाए, लेकिन ये लड़ाई के पक्षधर नहीं थे। और शुरुआत में इसीलिए जो कांग्रेस का रुख है वो नरम रहा,
यानी याचना का रहा, और इसका उद्देश्य भी इसी प्रकार का बनाया गया था। पहले ही अधिवेशन में इसके 6 उद्देश्य सेट किए गए और 9 मांगें भी की गई। यानी पहले ही अधिवेशन में इसका उद्देश्य सेट किया गया कि हमारे 6 टारगेट हैं, 6 उद्देश्य हैं जिन पे कांग्रेस काम करेगी, और पहले अधिवेशन में 9 मांगे इन्होंने ब्रिटिश सत्ता से की। देखिए, उद्देश्य पे बात करें तो अब इनके उद्देश्य देख करके ही आप समझ जाएंगे कि कितना नरम स्वभाव के नेता थे ये, और किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं वो इस कांग्रेस को अपने स्वार्थ के लिए यूज भी करना चाहते थे। दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, हालांकि बाद में सब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला उद्देश्य तो इन्होंने ये रखा कि जो बिखरे हुए नेता हैं, यानी इन्होंने कहा कि देश हित, पहला इनका उद्देश्य का जो सारांश है वो ये है कि देश हित में कार्य करने वाले नेताओं, जितने लोग हैं, नेताओं की आपसी एकता। यानी इन्होंने कहा कि जो क्षेत्र स्तर पे सभी लीडर हैं जो देश हित में काम कर रहे हैं, वो सब आपस में एकजुट हो जाएं, एक मंच पे आएं, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। और इसमें ये सफल भी हुए। कांग्रेस की स्थापना के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, क्षेत्रीय जो राजनीतिक संस्थाएं थी, वो या तो निष्क्रिय हो गई या फिर वो सब आकर के कांग्रेस में ही आकर के जुड़ गए लोग। तो पहला तो इनका ये उद्देश्य था। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है तथ्यों का संग्रह करेंगे, विश्लेषण करेंगे एवं विचार विमर्श, तभी तो समस्या का हल निकलेगा ना। अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोई समस्या है, तो पहले उसके हम तथ्य संग्रह करेंगे कि उसमें क्या बातें हैं, फिर विचार विमर्श करके हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये चीज हो गई। तीसरा, इन्होंने कहा कि जितने भी राष्ट्रीय हित के नेता यहां पर जुड़ेंगे तो क्या सभी अपने अपने मन का काम करेंगे? अगर 10 लीडर, 10-20 सदस्य जुड़ जाते हैं तो उनके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे, यानी दिशा निर्देश। तो इन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश भी कांग्रेस जारी करेगी। सब अपने अपने तरह नहीं चलेंगे, जैसा एक दिशा निर्देश होगा जो कांग्रेस जारी करेगी उसी पे काम करना होगा। सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे, हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो ये हो गए 3। चौथा जो इन्होंने रखा उद्देश्य, इन्होंने कहा कि चलिए हमारा संगठन बन गया, हमारे साथ बहुत सारे नेता जुड़ जाएंगे, उनकी एकता हो जाएगी, हम समस्या पे विचार कर लेंगे, सभी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर देंगे। अब हमको एक काम जो करना है, ये तो आंतरिक बातें हो गई, बाहर हमको ये करना है कि जो लोग हैं भारत के, वो तमाम वर्गों में बटे हुए हैं, धर्म के आधार पे, जाति पंथ के आधार पे, उनका सबका जो है एक सूत्र में बंधा होना जरूरी है। यानी राष्ट्रीय एकता की बात यहां पर की गई। तो इन्होंने कहा कि देश में धर्म, जाति आदि भेदभाव भुलाकर एकता स्थापित की जाए, एवं राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रीय तरफ सबको झुकाया जाए, राष्ट्रवाद का प्रसार किया जाए। यानी जो खंडों में लोग बटे हुए हैं उनको सबको एक जगह ला करके जो है राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ाया जाए, ये हमारा अगला उद्देश्य होगा। और 5वां उद्देश्य ये होगा कि हम जो है समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये हमारा काम होगा। और छठा काम जो है वो क्या तय किया गया, अब देखिए यहीं पर ह्यूम का जो
विचारधारा है वो स्पष्ट हो जाएगी इसी पॉइंट से कि भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध मधुर करना ये हमारा उद्देश्य होगा। यानी कांग्रेस के 6 जो प्रमुख उद्देश्य रखे गए उसमें से एक उद्देश्य ये है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध मधुर रखना। क्या निकल के आ रहा है इससे? अगर हम जो ब्रिटिश सत्ता हमारे ऊपर काबिज है, अगर हम उसकी किसी नीति और उसके द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, तो फिर संबंध मधुर नहीं रह जाएंगे। लड़ाई और हक मांगने में संबंध मधुर कैसे रह जाएंगे? तो अगर कांग्रेस इस चीज के लिए प्रयास करेगी कि भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंध मधुर रहें, तो इसका मतलब है कि हम उनकी सत्ता को स्वीकार करते रहें और जो भी अधिकार या मांग है वो उन्हीं के तरीकों से हम यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करें। यानी याचना की नीति को यही डिफाइन कर दिया गया शुरू में ही। तो देखिए यहाँ पर कई चीजों में कांग्रेस सफल रही। कांग्रेस ने नेताओं को जोड़ा, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देश हित में जितने नेता काम करना चाह रहे थे उनको एक मंच मिल गया। आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के क्या कुछ लाभ मिले थे? तो बिल्कुल मिले थे, क्योंकि आगे आप देखेंगे जो भी नेता, चाहे महात्मा गांधी तक जो टॉप लीडर रहे, वो भी आकर के कांग्रेस के मंच से ही अपना काम किए हैं। तो कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रीय नेताओं ने जो है अपना दमखम दिखाया। चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सभी कांग्रेस से जुड़े। और चाहे आप क्रांतिकारी नेताओं की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वो भी किसी न किसी समय जो है वो कांग्रेस से आकर के जुड़े। फिर उनकी विचारधाराएं भले अलग निकल गई, लेकिन कांग्रेस एक सबसे शक्तिशाली मंच बन करके उभरा राष्ट्रीय आंदोलन में। महत्वपूर्ण मुद्दों पे शुरुआत में तो इन्होंने जैसे कि कहा कि जनता की समस्याओं एवं मांगों को पहुंचाएंगे। तो शुरुआत में जैसा हमने बताया कि A.O. ह्यूम के द्वारा इसको बनाया गया था और इसमें जो प्रक्रिया रखी गई अपनी मांगों को रखने की, तो क्या करते थे, जो भी आपको आपत्ति है सरकार की नीति से या आपकी जो भी डिमांड है उसको लिखिए विधिवत पॉइंट वाइज और उसको सरकार तक पहुंचाते थे। अब सरकार उस पर विचार करेगी, क्या निर्णय लेगी नहीं लेगी, ये उसका अपना काम है। फिर वो कुछ करके वापस कर देते थे, फिर अपना ये अपने लोगों को संतुष्ट करते थे इसी में कि देखिए भाई 6 बातें मांगी थी, 1 मान ली गई है, 5 के लिए आगे प्रयास करते रहेंगे। यानी याचना की नीति शुरू में रहती है नरम। तो फिर और सभी नेताओं के लिए दिशा निर्देश, तो ये तो आखिरी तक चलता रहा। कांग्रेस ने अगर कहा कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, प्रस्ताव पारित कर दिया तो शुरू किया जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि फला डेट से ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि हम यहाँ पे बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे, तो विरोध शुरू हो जाता था। यानी इन्हीं के दिशा निर्देश पे काम चलता था। तो ये सभी उद्देश्य लेकर के चले, लेकिन भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है संबंध मधुर करने का जो प्रयास था शुरू में जरूर रहा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस में जनता का जमावड़ा बढ़ने लगता है, लोग अलग अलग विचारधारा के इसमें आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि 1907 के बाद में सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है और फिर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांगे उठने लगती हैं। फिर आज़ादी स्वतंत्रता की विचारधारा के लोग आ जाते हैं। शुरुआत में तो लोग कहते हैं कि हमको चाहिए, हमको यहाँ पे शासन मिल जाए, लेकिन हम टॉप में ब्रिटेन को रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे उग्र विचारधारा भी जन्म लेती है और कहते हैं नहीं, अंग्रेजों को बिल्कुल यहाँ से साफ कर दिया जाए, हम पूरे देश को संभालने के लायक हो चुके हैं। तो ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो ये 6 उद्देश्य थे इनके टॉप। अब 9 मांगे, 6 उद्देश्य तो हमेशा के लिए हो गए इनके। 9 मांगे इन्होंने पहले अधिवेशन में रखी थी, वो भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो वो देखिए 9 मांगे क्या हैं। प्रथम अधिवेशन की मांगे, प्रथम अधिवेशन यानी 1885 की 9 मांगे क्या थी? यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे। पहली मांग इन्होंने कही कि एक जो है शाही आयोग बनाया जाए, रॉयल कमीशन। इन्होंने कहा कि एक शाही आयोग, रॉयल कमीशन बनाया जाए और उसके द्वारा यहाँ के प्रशासन की जांच कराई जाए, प्रशासन तंत्र की जांच की जाए और उसमें
उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व, भारतीय उसमें बढ़ाए जाएं, प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। जब भारतीय प्रशासन में होंगे तभी तो वो भारतीयों के सुख दुख पे काम करेंगे। तो ये पहली मांग इनकी थी। दूसरी मांग इनकी थी केंद्रीय एवं प्रांतीय, सेंट्रल और स्टेट जो प्रांत होते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए, यानी उसमें और सदस्य बढ़ाए जाएं। केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार किया जाए और वहां पे जो सदस्य हैं, जो उसमें सदस्य रखे जा रहे हैं, सदस्य का निर्वाचन हो, यानी निर्वाचन के आधार पे रखे जाए सदस्य। एक तो ये चीज होनी चाहिए, सदस्य का निर्वाचन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंग्रेज जिनको चाहें उनको वहां भर्ती कर दें। तो सदस्य का निर्वाचन हो। और इन्होंने कहा कि वार्षिक जो बजट बनता है प्रांत का या केंद्र का, वार्षिक बजट पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। बजट पर विचार होना चाहिए। और अगर हमें कुछ खामी लगती है तो प्रश्न पूछने का अधिकार भी होना चाहिए। प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए हमें कि ऐसा क्यों है। जब तक हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तब तक तो आप अपने मन का ही करते रहेंगे ना, अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो कहा केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव में कुछ परिवर्तन हम चाहते हैं, वहां पे सदस्य बढ़ाए जाएं, वो निर्वाचित हों और वार्षिक बजट पे विचार करें सदस्य, और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये भी रही। तो दोनों चीजें ये हुई। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि सेना पे बहुत व्यय बढ़ गया है, तो सेना पर खर्च कम किया जाए, खर्च कम करें। जब सेना पे बहुत ज्यादा अंग्रेज खर्च करते थे ना अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, तो उस खर्च को कम कर दिया जाए, जिससे जो है भारत के लोगों के और ज्यादा हित में पैसा लगाया जा सके। चौथी चीज इन्होंने कहा कि चुंगी को फिर से चालू किया जाए, चुंगी को चालू करें एवं लाइसेंस सिस्टम पर विचार करें। जैसे कि खर्चा आपको निकालना है पैसा, तो लाइसेंसिंग सिस्टम चालू करें, काम करने के लिए लोगों को लाइसेंस दें और चुंगी को चालू करें जिससे पैसा आ सके और उस पैसे का उपयोग किया जा सके। तो ये चीज इन्होंने कही। और वर्मा को जबरदस्ती अंग्रेज अपने में मिलाए हुए हैं। पहले भारत तो बहुत विस्तृत था। आप देखते हैं भारत की अगर इतिहास प्राचीन से शुरू करें तो भारत की जमीन बहुत दूर तक है, लोग बहुत दूर दूर तक शासन भी किए हैं। लेकिन वर्तमान समय का सिचुएशन ये था कि वर्मा को जबरदस्ती ये अपने में शामिल किए, तो इन्होंने कहा वर्मा को अलग किया जाए, इससे वर्मा को अलग किया जाए, भारत से अलग किया जाए, क्योंकि वहां रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं और इसकी निंदा हो रही है, तो वर्मा को अलग कर दिया जाए। ये इनकी पांचवी मांग थी। छठी मांग में इन्होंने कहा सर्विस की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, वो दोनों जगह साथ में कराई जाए, यानी इंग्लैंड और भारत साथ में कराया जाए। प्लस साथ में कराने से साथ साथ आप देखे थे कि यहां पर आयु को, अभी पीछे गवर्नर ने, पीछे के वायसराय ने क्या किया था, यहां पर जो सिविल सेवा में भर्ती होने की अधिकतम आयु थी उसको कितना कर दिया था, 21 से घटा करके 19 कर दिया था, यानी कि 19 साल अधिकतम आयु है। आप आज सोच के देखिए कि अगर आज के समय में 19 साल अधिकतम आयु कर दी जाए या 21 साल अधिकतम आयु कर दी जाए तो कितने लोग जो है वो सिविल सेवा परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। उतने तक तो वो पहुंचेंगे भी नहीं वहां तक। तो इन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में साथ में कराया जाए, प्लस
जो अधिकतम आयु है, अधिकतम आयु बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए और कितनी की जाए, वो 19 से बढ़ाकर 19 कर दी गई थी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये 19 वर्ष किस वायसराय के कार्यकाल में कर दिया गया था। तो 19 से बढ़ा करके कितना किया जाए, 23 वर्ष किया जाए, 23 वर्ष किया जाए। और इन्होंने कहा जो इंडियन काउंसिल है इंग्लैंड में, इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद, भारत परिषद वहां चलती है ना, उसे भंग किया जाए, उसको, उसका कोई काम नहीं है, उसको भंग कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उस पर बहुत खर्च होता है बिना वजह। वहां पर जो भारत परिषद चलाई जा रही है इंग्लैंड में, उसको खत्म कर दिया जाए। और 8वीं मांग इन्होंने कही, ये हो गई आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8वीं मांग में इन्होंने कहा कि ये सभी जितनी भी हमारी मांगे हैं, ये हम कहाँ पहुंचाएंगे, सभी क्षेत्रों में, सभी प्रांतों में इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए। उपरोक्त सभी मांगें, उपरोक्त सभी मांगें सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों में प्रचारित की जाएं, प्रचारित, प्रसारित की जाएं। ये, और 9 पॉइंट में इन्होंने जो अगला रखा कि ये जो हमारा अधिवेशन है वो नेक्स्ट अधिवेशन कहाँ होगा, यह भी प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव है ना, ये 9 चीज़ों का प्रस्ताव इन्होंने पास किया है। तो अगला अधिवेशन के लिए डेट जो है उसी में निर्धारित हो जाती थी। तो यहाँ पर अगला अधिवेशन का भी डेट बन गया। अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा, कलकत्ता में होगा अगले साल। 1 साल बाद होता था, एक साल के अंतराल पे होता था, 3 दिन के लिए अधिवेशन होता था। तो अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा, ऐसा उसी दिन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये 9 पॉइंट जो हैं वहाँ उस दिन पारित किए गए। अब देखिए, शुरुआत में तो कांग्रेस नरम रही, इसी तरह अपनी मांगें लिख करके जो है सरकार तक पहुंचाती रही, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जनाधार बढ़ता गया और लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी जो है बदलती गई और उन्होंने अपनी मांगों को और ज़्यादा सख्ती के साथ रखना शुरू कर दिया और उसके लिए आंदोलन भी शुरुआत कर दिए। और इस वजह से जो है कांग्रेस धीरे धीरे अब अंग्रेजी सत्ता की आंखों में चुभने लगी थी। तो यहाँ पर देखें, बढ़ता जनाधार कैसा इसका बढ़ा, बढ़ता जनाधार। अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 1885 में आपने देखा कितने 72 कैंडिडेट आए यहाँ पर। कहाँ हुआ ये बंबई में अधिवेशन हुआ, बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ। ये प्रथम अध्यक्ष हैं, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इससे 3-4 क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट होंगे जो बनते हैं। तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, 72 सदस्य आए और इसके बाद जो है अगला अधिवेशन 1886 में हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता डिसाइड किया गया था, तो कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में। और कलकत्ता में अध्यक्ष कौन बनते हैं, कलकत्ता में अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और यहां पर जनाधार बढ़ गया, 72 से ये जनाधार बढ़ गया और ये हो गया 404 जनाधार बढ़ के 404 हो गया। और अगला अधिवेशन हुआ 1887, कलकत्ता से पहुंच गए मद्रास। अब मद्रास में हुआ, देखिए कलकत्ता से बहुत कम लोग आए थे, इसीलिए सेकंड कलकत्ता में डिसाइड किया गया था। उसके बाद मद्रास पहुंचे और मद्रास में जो अध्यक्षता की वो की बदरुद्दीन तैयब ने, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब ने यहाँ पर जो है अध्यक्षता की
और ये प्रथम मुस्लिम हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये भी प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्रम से देखिए, पहले अध्यक्ष ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। आप एक क्रम से देख लीजिए, ये प्रथम हो गए बनर्जी, सेकंड में पारसी लाए गए, दादा भाई नौरोजी पारसी हैं, और तीसरे में मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया गया, और चौथे में आप देखेंगे अंग्रेज को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यानी काफी रणनीति है इनके हर एक चीज में। तो यहां 72 सदस्य थे, फिर 404 हो गए, और 87 में जब देखें तो यहां पर जो है 600 के ऊपर सदस्य पहुंच गए, यहां 600 हो गए, 600 सदस्य। और 88 में अगला अधिवेशन हुआ, 1888 में अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद, और यहां पर जॉर्ज यूल को बनाया गया, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चारों क्वेश्चन आपसे बनते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सेकंड कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और यहां पर जो जनाधार है वो और ज्यादा बढ़ गया, और ये हो गया 1286। इस प्रकार हम देख रहे हैं किस प्रकार से जनाधार जो है लोगों का इसमें बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे जनाधार बढ़ा वैसे वैसे धीरे धीरे सरकार जो है सचेत होने लगी कि हाँ, कांग्रेस तो लगता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। फिर वो कांग्रेस के विरोधी होने लगी, और लोग भी धीरे धीरे उग्र होने लगे, अपनी मांगों को और सख्ती से रखने लगे। हम अभी सेफ्टी वाल की जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कांग्रेस का जब सेकेंड अधिवेशन हुआ तो यहां सदस्यों का स्वागत स्वयं डफरिन ने किया। यहीं पे आप लिख सकते हैं कि जो सेकेंड अधिवेशन है, ये सेकेंड है ना, तो यहां पर सदस्यों का स्वागत डफरिन ने किया है। क्यों किया है? स्वयं जो है वायसराय सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं सेकेंड अधिवेशन में, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, जो पार्टी बन रही है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा है। क्योंकि वो चाह भी रहे थे कि एक पार्टी मिल जाए और सब लोगों को हम एक ही जगह से कंट्रोल कर लेंगे। तो सदस्यों का स्वागत भी किया, और इनके लिए जो है गार्डन पार्टी दी। क्वेश्चन भी आपसे बनेगा कि गार्डन पार्टी किसने दी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को। और तीसरा जब अधिवेशन हुआ तो यहां पे मद्रास के जो गवर्नर हैं, मद्रास के गवर्नर ने स्वागत किया, गवर्नर ने सदस्यों का स्वागत किया, सदस्यों का स्वागत किया। और यहां पर कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए, सरकारी अधिकारी। यानी अभी कांग्रेस में अंग्रेज भी बढ़ चढ़ करके शुरुआत में हिस्सा ले रहे थे। देखिए, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे आपका एक नजरिया डेवलप होना चाहिए। क्योंकि अभी जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड सेफ्टी वाल के सिद्धांत, और जब आपको मेंस में रिटर्न में क्वेश्चन आएगा तो ये फैक्ट आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि आप वहां पर जब सेफ्टी वाल पे बात करेंगे तो ये तथ्य है कि किस प्रकार से अंग्रेज भी बढ़ चढ़ करके, सिर्फ अंग्रेज नहीं, गवर्नर और वायसराय भी बढ़ चढ़ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को सफल बनाने में काम कर रहे थे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हमारे काम को ही सरल बना रही है, और सभी नेता एक मंच पर आ जाएंगे, फिर हम उन्हीं को डील कर लेंगे, पूरी जनता डील हो जाएगी। तो सेफ्टी वाल्व यही तो है। सेफ्टी वाल्व क्या होता है? सेफ्टी वाल्व कुकर में होता है, आपने देखा होगा, एक कुकर होता है, कुकर के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस तरह से इसका हैंडल लगा होता है, हैंडल के नीचे आप यहाँ पर देखते हैं एक वाल्व लगा होता है, यहाँ सीटी लगी होती है। तो ये वाल्व जो होता है इसलिए लगा होता है कि जब इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और किसी वजह से यहाँ सीटी बंद हो जाए तो ये प्रेशर इस कुकर को न फाड़ दे, तो यहाँ पर थोड़ा हल्की चद्दर लगाई जाती है, इसको सेफ्टी वाल्व कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व। तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा कुकर दगने से बच जाएगा, सारी
प्रेशर जो स्टीम है वो यहाँ से निकल जाएगी बाहर। तो वो इसी तरह से देख रहे थे इंडिया को। ये कुकर उन्होंने मान लिया कि ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, और इसके अंदर लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है। और वो प्रेशर किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीटी बंद कर रखी है, यानी हमारा शासन जो है उसकी वजह से ही प्रेशर अंदर बढ़ता जा रहा है। तो अगर उसको निकलने का, उस क्रोध, उस आक्रोश को निकलने का कोई एक रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो पूरे कुकर को ब्लास्ट कर देगा, और उसी कुकर में हम भी हैं, हम भी दग जाएंगे उसी में। तो फिर ये कांग्रेस है, यहाँ पर एक छोटा सा छेद उन्होंने बनाया कि सारी हवा वहाँ से निकाल देंगे हम, सब लोग अपनी मांग लेकर के आओ, एक नेता हमारे पास वो सारा चिट्ठा लेकर के आएगा, हम उसको फिट कर देंगे, एक ही आदमी को समझा देंगे और वो आदमी जाके अपनी जनता को समझाए, यानी हमारा काम आसान। इसीलिए ये सभी लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बाजी पलट गई जब धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ती गई और अनेक लोग इसमें आने लगे। फिर आप देखेंगे इसमें लाल बाल पाल की एंट्री हो गई, यानी उग्रवादी विचारधारा के लोग आ गए और उन्होंने कहा नहीं, हटाइए ये सब किनारे, हम याचना नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और बंगाल विभाजन के बाद आप देखते हैं किस प्रकार से बहुत उग्र आंदोलन भारत में शुरू हो जाते हैं और अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि हमने जो कांग्रेस बनाई थी वो आज इस रूप में हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ फिर अंग्रेज इसकी प्रतिक्रिया में क्या करेंगे? अंग्रेज इसकी प्रतिक्रिया में जो है सर सैयद अहमद खां को टारगेट करेंगे। सर सैयद अहमद खां आपने देखा था कि धीरे धीरे एंटी कांग्रेस थे और आपको हमने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी स्थापित की थी, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जब कांग्रेस का बढ़ता रूप ये देखेंगे अंग्रेज, तो फिर ये सर सैयद अहमद खां को जो है ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर देंगे और इनकी पार्टी जो है उसको ज़्यादा ये समर्थन देना शुरू कर देंगे, ताकि भारत की जनता को दो धड़ों में बांटा जा सके। कुछ कांग्रेस के साथ जाएंगी, कुछ सर सैयद अहमद खां के साथ जाएंगी, और धीरे धीरे देखेंगे भारत में सांप्रदायिकता का भी बीज अंग्रेज बो देंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने कांग्रेस की स्थापना को समझा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो अधिवेशन से बहुत आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अधिवेशनों से पहले हम सेफ्टी वाल्व को समझेंगे। और जो भारत के राष्ट्रवादी इसको तड़ित चालक की संख्या देते हैं कि हमने एक रेसिस्टेंस के रूप में, एक ढाल के रूप में ए.ओ. ह्यूम को चुना, और हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर ए.ओ. ह्यूम को क्यों चुना गया था, इसमें राष्ट्रवादियों का क्या विचार है, राष्ट्रवादी इस पक्ष में क्या अपना बयान देते हैं, और अंग्रेजों ने ए.ओ. ह्यूम को चुना था या नहीं चुना था, क्या उनकी मंशा थी, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का विवाद क्या है, उस पर बात करेंगे। और आपके जो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कांग्रेस की आलोचनात्मक जो मूल्यांकन किया गया है उसमें बहुत से लोगों ने अनेक वाक्य कहे हैं कांग्रेस के लिए। कुछ लोगों ने इसे जो है भिखारी की संज्ञा दी है, कुछ लोगों ने इसे गंदी चीज़ कहा, किसी ने कहा कि ये मेढकों की तरह टर्राते हैं साल में एक बार, किसी ने कहा कि ये जो है 3 दिन राष्ट्रीय मेला लगाते हैं फिर ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यानी अलग अलग तरीके से लोगों ने कांग्रेस की बुराइयां भी की हैं, कुछ लोगों ने कांग्रेस के विषय में अच्छा भी कहा। तो शुरुआत में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कि किसने ये वक्तव्य दिया था। तो उन पे भी हम कल की क्लास में चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।